राज्य मंत्री भी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको गिरिनाथ सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ कुछ सवालों के आप सिलसिला शुरू करते हैं सर। सर हमारा पहला सवाल यही है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहेंगे। झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था सर, उस समय आप विपक्ष के विधायक हुआ करते थे। उस वक्त किन कठिनाइयों और किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा गढ़वा क्षेत्र के विकास को लेकर के? देखिए, हम लोगों का राज ही बना था विषम परिस्थिति में। लोग राज को अलग बनना नहीं देना चाहते थे और यह कहते थे कि यहाँ के लोगों को राज चलाने का तरीका नहीं मालूम है। हालांकि उस समय इसे हम लोग मजाक के रूप में देखते थे, लेकिन आज 24 साल इस राज को निर्माण के बाद निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर बना है। ये राज सत्ता 2001 में झारखंड की राजनीतिक गतिविधि रांची केंद्र बना और राज्य सरकार की गठन हुई, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सपना राज निर्माण का देखा था हम लोगों ने 24 साल के बाद भी अपूर्ण है। आज उसी दुविधा में यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के झारखंड के रहने वाले लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर पलायन ना हो यहाँ से तो रोजी रोटी चल ही नहीं सकती है पूरे साल का घर का। मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मजबूरी में, यह शब्द जरूर याद संभाल कीजिएगा, मजबूरी में जाना पड़ता है। शौक से कोई नहीं जाता है। अगर घर में रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ की जो योजनाएं हैं, खासकर मनरेगा की योजना जो है, उसका तो भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों ने कहा प्रतिनिधि हमारे चुने हुए लोग हैं, इसमें एक लोग 300 वोट के मालिक हैं, उसके उत्तराधिकारी बनाकर 300 लोगों ने इनको चुन के भेजा है। इनकी समस्याओं को भी नज़रअंदाज किया जाता है, इनसे पूछा ही नहीं जाता है। इनकी कोई सिकंदर पासवान जी हैं, देखिए बाना से हैं, ये वार्ड पार्षद हैं, नरेश राम जी है डंडा से, इनकी कोई अनुशंसा नहीं ली जाती है, न इनसे कोई राय लिया जाता है, बल्कि इनको दूध के मक्खी की तरह धकिया के निकाल दिया जाता है पंचायत भवन से कि आपकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ, संविधान में पंचायती राज में वार्ड पार्षद का अपना अधिकार है ना। पिछले मरते तो कुछ मानदेय भी प्राप्त होती थी, इस बार तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। एक पैसा भी मानदेय के रूप में, एक पैसा भी राशि इन लोगों को नहीं मिला 2.5 साल में। की अगर हो रही है तो मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं कि गढ़वा जिले में हर हफ्ते एक लाश आ रही होती है सर। हाल ही में मेराल की घटना है, आंध्र प्रदेश में काम करने गए युवक की हुई मौत। तो सर इन घटनाओं से हमें गढ़वा को कब राहत मिलेगी, कब ये जो पलायन का खतरा है ये धीरे धीरे कम होगा, कब हमें हमारे क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा? निश्चित रूप से यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जब तक उद्योग, कल कारखाने का काफ़ी स्कोप है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ से कच्चा सामान चला जाता है बाहर, लेकिन यहाँ उद्योग नहीं लग रहा है। अगर यहाँ उद्योग लग गया रहता, और साथ ही साथ उद्योग के साथ साथ हमारे कृषि में ही निश्चित रूप से किसानों को खेत में पानी मिल जाए। एक डीप बोर के लिए पूछ लीजिए, सारे लोग किसान हैं, तरसते हैं लोग और रिश्वत देते देते परेशान है। अगर एक डीप बोर मिल जाए एक किसान को तो 2 एकड़ में इतना फसल उपजा लेगा कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हो तो इनसे पूछिए इन लोगों से। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, एक डीप बोर की व्यवस्था हो जाए, जो हमारा प्राकृतिक नदी है उनको हम डैम बना दें। आपको बताना चाहेंगे कि 2 डैम 3 डैम हम लोग अपने क्षेत्र में निर्माण हुआ पूर्व में, एक अनुराज जलाशय योजना, उसके निर्माण से कितने लोगों को लाभ हो रहा है। चिरका जलाशय योजना, कितने लोगों को लाभ हो रहा है, ये लाभार्थी से पूछा जा सकता है। उसी तरह का कोई डैम का निर्माण हो ही नहीं रहा है। राजबन 24 साल में नया जल संचयन का कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो ये डोभा, जो बिल्कुल वाहियात है, ज़मीनों की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और ऊपर से चोर बन रहे हैं। डोभा कोई बनाना नहीं चाहता है, मशीन से डोभा बनाते हैं तो उन पर FIR होता है। यह नीति बन गई है। सच्चाई से लोग विमुख हो रहे हैं, सच्चाई जानना ही नहीं चाहता है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़वा में आपके द्वारा बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों को समर्पित किया गया, उसके पीछे क्या कारण है? भाई देखिए, गरीबी का एक मूल कारण है अशिक्षा। अगर हमारा यह समाज शिक्षित हो जाएगा तो इनका शोषण बंद हो जाएगा। अशिक्षा के चलते यहाँ के लोगों का शोषण होता है और लगातार शोषण होता है। इसलिए हमने यहाँ पर कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराया, B.Ed कॉलेज, BA का डिग्री कॉलेज, महिलाओं के लिए ITI, पॉलिटेक्निक, इन सारे नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, ये सब लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि यहाँ का समाज हमारा शिक्षित हो, कहीं बिना भेदभाव किए। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा। और यही शोषण जो आप कहें, मेराल ही नहीं, गढ़वा लगभग 14 लाख की आबादी है,
प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना बाहर में मजदूरों के साथ हो रही है। जाते तो हैं पैदल, लेकिन आते हैं कंधा पर। यह विडंबना है गढ़वा जिला का, और नीति बन गई है पलायन का, मजबूरी में पलायन करते हैं। सर एक सवाल और है, आप लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, साथ में मंत्री भी रह चुके हैं। 4 मरतबे, 3 मरतबे घटाइए मत। सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 4 बार। तो आप सड़क से सदन तक भी गए और झारखंड को तब से देखे हैं जब बिहार से अलग भी हुए, तो तब से अब तक क्या बदलाव होना चाहिए था और अभी तक क्या नहीं हुआ है? दुर्भाग्य विडंबना यह है कि झारखंड को लोगों ने चारागाह बनाया है। आज भी बिहार के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, बिहार की नीति ही चल रही है, इसलिए झारखंड की जनता उपेक्षित है। मूल में यही है। लोग कहते तो हैं कि हम झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, लेकिन काम करते हैं बिहार के लोगों के संज्ञान में लेकर के, बिहार के लोगों से ज्ञान प्राप्त करके। आज भी झारखंड का नीयत झारखंड के लोगों के प्रति साफ नहीं है। मैं साफ कहना, अगर ऐसा रहता तो इस 5 साल में सरकार कही थी कि मैं नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बोले थे ना हेमंत सोरेन 2019 में। जमीनों की जो समस्या है, 2016 से रसीद कटना जमीन का बंद है। आज भी लैंड बैंक में जमीन फंसा हुआ है, कोई किसी किसान को रसीद नहीं कट रहा है। ये किसकी क्षति हो रही है? राजस्व भी नहीं मिल रही है, और जो जमीन का मालिक है वह निहत्था है, उसके पास कोई कागज नहीं है जमीन का। ये सच्चाई है कि नहीं? आप लोगों से पूछिए। और यदि हम सिर्फ या राका विधानसभा की बात करें तो जब आप मंत्री थे और विधायक थे तब आपने बहुत सारे विकास किए, और तब से अब तक ये बीच में जो मंत्री और विधायक बने हैं, इस बीच अभी कितना क्या विकास हो जाना चाहिए था गढ़वा? देखिए, विकास का कोई पैमाने नहीं होता है, जितना अधिक काम हो उतना कम है। लेकिन आज विकास नहीं हो रहा है, आज 50-50 का खेल हो रहा है। जैसा कि हमारे रईस खान ने कहा, 50-50 समझते हैं ना, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कहने का विकास है, लेकिन हो रहा है 50-50 का केस। इसको बंद कराना होगा, और झारखंड में गढ़वा विधानसभा आगे विकास करे, आगे इसका अधिकार मिले, इसके लिए हमारी संघर्ष जारी है, और इसीलिए परिवर्तन यात्रा हम निकाले हुए हैं। सर ये पूछना चाहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं जी, तो इस पर यह सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के आप अभी सदस्य हैं या नहीं हैं, या फिर आपने देखिए, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हम लोग लोहिया और कर्पूरी की नीति पर चलने वाले लोग हैं। बहुत स्पष्ट हम कहना चाहेंगे। सामाजिक न्याय का जो बात करते हैं, तो आदरणीय लोक नायक जयप्रकाश जी ने हम लोग को पाठ पढ़ाया है, हम उनके सिद्धांत पर चलने वाले हैं। चाहे जिस दल में मानिए, मैं आदरणीय जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और जो हमारे नीचे के नेता थे कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लोहिया जी, इनके सिद्धांतों पर हम चलने बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि अपने टक्कर में किसको मानते हैं आप इस बार विधानसभा चुनाव में, सत्येंद्र नाथ तिवारी या फिर हम मिथिलेश ठाकुर? ये जनता बताएगी। हम तो मैदान में है, जनता मैदान में हमको लाई है, मैंने खुद नहीं निर्णय किया है। हम गांव में जाके उनसे अनुमति और उनसे सहमति लेके हम मैदान में आए हैं। पूछिए नरेश सामने कोई नहीं है, मैंने पूछा है, डंडा से ही मैंने प्रारंभ किया था। कोई लड़ाई नहीं है। भगवान खोनहरनाथ जी बाबा धाम मानते हैं हम लोग, खोनहरनाथ शंकर जी का मंदिर है, वहाँ से हम लोग पूजा अर्चना करके सबसे पहले डंडा प्रखंड का ही हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद लगातार हर जगह हम लोग जा रहे हैं, सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सर आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जो युवा आज यहाँ के युवा बाहर काम करने पर मजबूर है, जो बाहर रहकर अपना रोजगार के लिए काम कर रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो लोग की घर वापसी करा पाएंगे आप? निश्चित रूप से घर वापसी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना का भी कालखंड हम लोगों ने झेला है 2 साल। किस तरह से हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे, और उनको किस तरह से उस बाहरी राज्य में, दूसरे राज्य में उनको राशन मुहैया कराना, उनको दवा मुहैया कराना, और उनको फिर घर वापसी लाने का काम हम लोग किए हैं। तो उसी तरह से रोजगार सृजन करके निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। यह मेरा प्रतिबद्धता है, जिसको मैं निरंतर आगे बढ़ाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग भी सब में